Hello student. In our previous lecture, we are discussing about glucose. That is a very important monosaccharide. Today, we further provide the detail of that monosaccharide and discuss its cyclic structure. बेटा ऐसा है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्लूकोज जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड है उसका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड बाकी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम लोग उसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्यों एग्जिस्ट करता है और हाउ वी प्रोवाइड द एविडेंस दैट कि ये एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। तो जैसे ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, तो अभी तक हम लोग यही जानते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए CHOCCCC और CH2OH होता है। यहां पे OH, H, OH, H, H, OH, OH और ये H, ये आपके और इस प्रकार से ये देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके सामने ग्लूकोज का है। मतलब ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में बात करूंगा। पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये क्या इसी प्रकार का एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हमने इसमें बताया कि इसमें दो प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप जो यहां पे है वो है एक तो CHO है जो एल्डिहाइड है, और जो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास है एल्कोहल। एल्कोहल इसमें प्राइमरी एल्कोहल भी है और सेकेंडरी एल्कोहल भी है। लेकिन बेटे हम लोग जो जनरल एविडेंस में ये पाते हैं कि जो रिएक्शन एक नॉर्मल एल्डिहाइड करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन ग्लूकोज करता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो कि एल्डिहाइड तो करते हैं लेकिन ग्लूकोज नहीं जारी करता है। मतलब क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि हाउ वी डिसाइड या हाउ वी थिंक that the glucose has cyclic structure, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर होता होगा। तो देखिए बेटा, जो ग्लूकोज का, इसके लिए हम लोग ये एल्कोहल ग्रुप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखेंगे कि ग्लूकोज इवन हैज एल्डिहाइड as its functional group, but it not so many of the reaction that are shown by एल्डिहाइड। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसको ये दर्शाता नहीं है जो एल्डिहाइड शो करते हैं। और ये ग्लूकोज की ये बात हमें इस बात को सोचने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करता है कि इसका इस स्ट्रक्चर के अलावा भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट
करता है। अब वो कौन कौन से रिएक्शंस है? हमने लिखा कि एल्डिहाइड इवन हैज ग्लूकोज इवन हैज एल्डिहाइड हैज इट्स फंक्शनल ग्रुप बट इट नॉट सो many of the reactions that are shown by the aldehyde, and those reactions are 5 रिएक्शन तो बहुत फेमस है, जैसे रिएक्शन विथ अमोनिया, पहला है रिएक्शन विथ अमोनिया, यानी अमोनिया के साथ ये जो रिएक्शन जारी करता है वो उस सिस्टम मतलब नहीं करता है, जो एल्डिहाइड करता है लेकिन ग्लूकोज नहीं करता है, यानी ये NH3 के साथ रिएक्शन जारी नहीं करता है। इट नॉट गिव चीफ टेस्ट, ये RNH2 के साथ भी रिएक्शन जारी नहीं करता है। ये इट विल नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, ये 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं देता है। ये इट नॉट शो द रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड। अच्छा एक और ये जो होता है ग्लूकोज जो होता है ऑक्साइन के साथ रिएक्शन देता है, लेकिन ग्लूकोज का जो पेंटा एसिटेट है वो ऑक्साइन के साथ रिएक्शन नहीं देता है, जबकि उसमें एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, लेकिन फिर भी वो नहीं देता है। ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है, एक प्रूफ है कि ग्लूकोज का जो ये वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके अलावा किसी और स्ट्रक्चर में हुआ है। क्योंकि अगर ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अगर उसके पास होता तो ये सारे रिएक्शन वो देता, यानी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट नॉट शो द रिएक्शन विथ क्या हाइड्रोक्साइड एमीन, इनके साथ रिएक्शन। अब आप सोचेंगे ये होता क्या बेटा, ये जितने भी रिएक्शंस हैं ना ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। दिस ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये जब एल्डिहाइड का टॉपिक में इसको डीपली डिस्कस किया जाएगा, लेकिन मैं इनके 2-3 टेस्टों को यहां पे एविडेंस के रूप में आपके सामने करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे पहला हम देखते हैं चलिए हम लोग एक जनरल एल्डिहाइड का एमीन के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एल्डिहाइड होता तो ऐसा होता C डबल बॉन्ड हो और ये H, ये होता। अगर मैं अमोनिया का इससे रिएक्शन करूं NH2 का, NH3 अमोनिया का, तो कैसे रिएक्शन करता है? ये एक्चुअली ऐसे रिएक्शन करता है। HC डबल बॉन्ड हो, अब ये देखिए इसको आप HNH2 कर दीजिए, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, तो ये हाइड्रोजन ये यहां अटैक करेगा और ये यहां, क्योंकि ये स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, सी एच जुड़ा रहेगा, ये ओ एच हो गया, ओ और ये एच, ये बॉन्ड यहां पे आ गया और ये NH2 हो गया। अब मैं अगर हीट कर दूं, इसको गर्म कर दूं, मतलब ये इस कंपाउंड को अगर मैं इससे ये बना और इसको अगर गर्म करते हैं तो देखो बेटा जी, ये OH और ये एक हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां से पानी बाहर निकल जाएगा, OH और H2, और ये बॉन्ड यहां आ गया तो क्या हो गया, यानी ये CH हो गया, ये वाला CH डबल बॉन्ड NH, और ये फिर नीचे आपका जो भी जुड़ा रहेगा वो जुड़ा रहेगा, ये इमीन है। तो भाई अगर मान लीजिए कि ऐसा ही था ना, C डबल बॉन्ड O H C C C C C C CH2OH, तो यानी ये ग्लूकोज को देना चाहिए था, देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, देना चाहिए था, लेकिन ग्लूकोज ये टेस्ट देता है, ये रिएक्शन ही नहीं करता है। तो शक बनता है कि ग्लूकोज ये रिएक्शन क्यों नहीं दिया, जबकि इसके पास तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ग्लूकोज ये रिएक्शन नहीं देता। इसका मतलब कि ये वाला जो सेंटर है ग्लूकोज में उपस्थित है या नहीं है, इस बारे में संदेह हो गया। यही नहीं, चीफ बेस से वो सब्स्टिट्यूटेड एमीन होता है, प्राइमरी एमीन। इसके बाद जरा सा देखिए, फिर सेम रिएक्शन है बेटा जी, जैसे इस एमीन के जगह पे अगर मैं कोई भी प्राइमरी एमीन ले लूं, जैसे मान लीजिए NH2R, सब्स्टिट्यूटेड एमीन, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमीन। अब ये देखिए, ये भी अगर रिएक्शन करेगा C डबल बॉन्ड O और ये ऐसे, अभी देखिए H NH और ये R, देखिए बेटा ये प्लस ये माइनस। अब आपको तो पता ही है कि इसकी इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन का ज्यादा है, इसका 2.1 होता है और उसका होता है 3, तो ये इस पे अटैक करेगा और ये यहां आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति क्या बनेगी, H C नीचे जुड़ेगा, ये OH O और H, और ये वाला यहां आके जुड़ जाएगा NHR। फिर आप जब इसको गर्म करेंगे ना बेटा, ये जैसे ही हीट करेंगे ये पूरा क्या निकल गया, पानी निकल गया, ये बॉन्ड ऐसे आ गया, तो आपका क्या बन गया, ये हो गया CH डबल बॉन्ड N और यही है बेटा जी चीफ बेस, चीफ बेस। और ये टेस्ट भी नहीं देता है, इसके पास ये है तो ये रिएक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं देता है। यही नहीं, DNP टेस्ट भी नहीं देता है। DNP टेस्ट क्या है वो भी देखते हैं। ये देखिए, ये चीफ बेस है, ये चीफ बेस है, अगर ये वाली चीज यहां जुड़ जाता तो ये चीफ बेस बनता, लेकिन ग्लूकोज ऐसा टेस्ट नहीं देता है। अब देखिए, अगर मैं 2,4-DNP टेस्ट करूं तो जरा देखिए, उसमें क्या होगा कि वो भी एल्डिहाइड का सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जो ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड जारी नहीं करता है। अब ये देखिए, H है, C है, डबल बॉन्ड O है, और ये देखिए DNP टेस्ट में क्या होता है, ये हो गया NH2, NO2, ये फिर से ये NH NH2 होता है। ऐसे तो अब ये भी अगर रिएक्शन देगा तो क्या देगा, अभी ये अपना आगे कर देगा, HNH A
NO2 और प्लस, और ये देखिए ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा, और यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N, पहले आपको पूरा ये बनाइए, OH NH NH, और फिर ये पूरा ओहो NO2 बेटा, NO2 और फिर ये आपका, अब ये हीट करेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, ये बॉन्ड अंदर हो जाएगा। अब ये देखिए CH डबल बॉन्ड N NH, देखिए बाबू ये NO2 और ये NO2, ये है 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजाइन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजाइन। ये टेस्ट भी ग्लूकोज नहीं देता है, माने एल्डिहाइड को सपोर्ट करने वाला कोई भी रिएक्शन ये देता ही नहीं है। तो ड्यू टू, अब ये देखिए 2,4 DNP टेस्ट भी हो गया, ये थर्ड टेस्ट मैंने कंजुगेट किया। इसी प्रकार आपका सोडियम मतलब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी नहीं देता है, और हाइड्रोक्साइल एंजाइम के साथ भी नहीं देता है, हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ भी ये रिएक्शन नहीं देता है। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या सोच रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम ये सपोज करते हैं, सिंस the glucose not get the above reaction, it would show that there is no free aldehyde group present into ग्लूकोज। तो ये यह दर्शाता है कि ग्लूकोज के अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो क्या है, दैट मीन्स ग्लूकोज एडजस्ट इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये तो मतलब ये एक संदेह की स्थिति बनी, ये इट विल गिव अ क्वेश्चन मार्क ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अब भाई होगा क्या, इस क्षेत्र में जब वैज्ञानिकों ने पहल की तो दो वैज्ञानिकों का प्रोजेक्शन आया। मैनुअली भी हम देख पा रहे थे कुछ और चीजें जो ग्लूकोज को लेके हमारे मन में संदेह कर रहा, हम देख पा रहे थे कि अगर मैं ग्लूकोज को, जरा देखिए बेटा, अगर मैं ग्लूकोज लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि ग्लूकोज लिया, इसका मैंने सॉल्यूशन बनाया, मान लीजिए कि ये ग्लूकोज लिया और इसका सॉल्यूशन बनाया। अब इस सॉल्यूशन को मैं दो प्रकार से हीट करता हूं। एक मैं जो इसका हीटिंग एपरेटस तैयार करता हूं वो 303 केल्विन पर, इसको 303 केल्विन पर सैचुरेट करके, और एक को मैं कर रहा हूं 371 केल्विन पे। मतलब दोनों को इस सॉल्यूशन बनाए और सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेट कर रहे हैं, सैचुरेट मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया और फिर इसको क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। इसका टेम्परेचर अलग और इसका टेम्परेचर अलग, माने इसको मेक saturated solution and then allow to crystallize। अब तो हमें यहां जो मिला इस वाले एविडेंस पे
वहां एक ग्लूकोज मिल रहा है जो 490 केल्विन पे मेल्ट करता है, और दूसरे वाले में जो हमारे को मिल रहा है 400, यहां पे जो मिल रहा है हमें, यहां जो ग्लूकोज मिल रहा है ये 423 केल्विन पर मेल्ट करता है ग्लूकोज। यहां भी एक ग्लूकोज मिल रहा है, ये 423 केल्विन पे, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है। अब तो बेटा दोनों तरफ से हमको मिल रहा है ना, हमें दो एविडेंस मिल रहा है। पहला एविडेंस कि वो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे रिएक्शन नहीं कर रहा है जो एल्डिहाइड होने के कारण उसको करना चाहिए था, वो एक तरफ से हमें सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ से हम दो तरफ से अगर क्रिस्टलाइज कर रहे हैं तो हमें दो प्रकार के क्रिस्टल मिल रहे हैं। एक क्रिस्टल ऐसा मिल रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, और एक क्रिस्टल ऐसा मिल रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अब यानी दिस विल लेस स्टेबल थर्मली और दिस इज मोर थर्मल स्टेबिलिटी। अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी, तो इसको हम अल्फा ग्लूकोज बोल देते हैं और इसको मैं बीटा ग्लूकोज बोल रहा हूं। तो हम देख रहे हैं कि जो बीटा ग्लूकोज है वो ज्यादा थर्मली स्टेबल है अल्फा ग्लूकोज से, और इसको लेके फिशर साइंटिस्ट एक फिशर प्रोजेक्शन दिया गया, उसको हम लोग डेवलप करते हैं। तो अब ये देखिए, ये भी एक एविडेंस आ गया कि अब क्या एविडेंस है कि हम लोग अगर देखें तो जो ग्लूकोज का जेन्युइन स्ट्रक्चर है C+H CCCCCH2OH, यही है ना, OH H OH H H OH OH H, ये आपका ग्लूकोज है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये ग्लूकोज है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये लास्ट कायरल जो है, ये 4 कायरल कार्बन है, ये लास्ट कायरल कार्बन जो है ये कॉन्जुगेट कर जाता है किससे, इस पाई बॉन्ड से। इसका जो लोन पेयर है वो इससे कॉन्जुगेशन जारी करता है, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। अब आप कहेंगे कि इसका काहे नहीं हुआ, तो ये जब आप पढ़ेंगे आइसोमरिज्म तो उसमें आप देखेंगे कि पेंटागोनल स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इनका टॉर्सनल एंगल इस तरह का होता है कि ये अपने आप में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जारी करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चरों में। पेंटागन और हेक्सागन ये दो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए ये इसे कंजुगेट कर गया। अब कंजुगेट करके दो तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करता है। देखो बेटा, एक तो ये कि जैसे मान लीजिए CH2OH। अब ये देखिए, ये आपका कंजुगेशन किया, ये देखिए ये कंजुगेट कर गया फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में। अब ये आपका यही रहा OH H, ये हो गया H OH, ये हो गया OH H, और ये हो गया OH और ये H, और यहां बना H तो रहा ही। तो अब ये देखिए यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनसाइड दी राइट साइड है, पहली बात इन द रिंग है, तो ये क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। नंबर 2, इसी को हम लोग अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। तो पूरा नाम क्या हो गया, अब पूरा नाम लिखिए, ये राइट है तो डी हो गया। ये ग्लूकोज कैसा होता है, डेसेक्ट्रो रोटेटरी होता है कि लीवो रोटेटरी होता है, डेसेक्ट्रो होता है, तो प्लस हो गया। अल्फा क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप इस साइड है, अल्फा ग्लूकोज, ये अब ग्लूकोज का पूरा नाम हुआ इस स्ट्रक्चर का। ये हम लोग
दूसरी तरफ ये ऐसा भी हो सकता है कि ये C1 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो C1 पोजीशन पे ऐसा भी हो सकता है ये कि ये आपका एक, अब ये देखिए, अब ये OH H H OH OH H H और ये OH, ये आपका बीटा बीटा ग्लूकोज, यानी इसका नेट रिप्रेजेंटेशन होगा D प्लस बीटा ग्लूकोज। अब ये देखिए कितना बड़ा आपके पास प्रोजेक्शन आ गया। अब देखिए, अगर कोई एक नया शब्द यहां पे आएगा, ये बेटा जी फिशर प्रोजेक्शन कराता है। अब ये देखिए, टू स्ट्रक्चर, टू साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको हेमी एसिटल फॉर्म कहेंगे, हेमी एसिटल, क्योंकि इसमें पूरा अभी एल्कोहल, एल्डिहाइड से एल्कोहल का कंजुगेशन हो रहा है। तो टू साइक्लिक स्ट्रक्चर विच आर डिफर इन देयर पोजीशन, देखिए इन सब का पोजीशन सेम है, 2 से लेके 6 तक का सब पोजीशन सेम है। These two structure are only differ in the position of hydroxyl group with respect to क्या C1 पोजीशन। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग एनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमर्स। टू साइक्लिक स्ट्रक्चर which are differ to each other with respect to या in the configuration of hydroxyl group at C1 पोजीशन is called एनोमर। दो साइक्लिक स्ट्रक्चर एक दूसरे से यदि C1 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल के कॉन्फ़िगरेशन को लेके अगर डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा? एनोमर। अगर C1 के अलावा किसी और स्ट्रक्चर पे अगर वो डिफर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो उसे हम एपीमर कहते हैं। एपीमर एक एनोमर हो गया। एनोमर मैं एपीमर का भी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये एनोमर हो गया। एनोमर क्या होते हैं? दो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से C1 पोजीशन पर OH की कॉन्फ़िगरेशन को लेके डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं तो उसे हम एनोमर कहते हैं। अब मैं एपीमर की बात करूंगा। ये दोनों एनोमर्स हैं। अब ये देखिए एपीमर। एपीमर अच्छा, एनोमर क्या हो गया? टू cyclic structure which are differ in their configuration at atom C1, configuration of hydroxyl group at atom C1, ये आर कॉल्ड एनोमर्स। अब एपीमर क्या होता है? एपी माने अदर देन, सेम मतलब टू स्ट्रक्चर विच आर डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन of OH या हाइड्रोक्साइल ग्रुप at atom at carbon atom other than C1 के अलावा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
जैसे सी 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 CH2OH, ये CH हो गया, ये OH H OH H H OH OH और ये H। ठीक, अगर मान ली ये ग्लूकोज है, सभी जानते हैं, लेकिन अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को ऐसे कर दूं, अब देखिए OH H OH H H OH, और ये भी H और OH हो जाए, और ये CHO। अब ये देखिए, अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को, ये मैनोज है बेटा, अब ये देखिए, ये मैनोज है, ये ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, एक सेम है, दो सेम नहीं है। देखिए इधर ये है हाइड्रोक्साइड, इधर ये हाइड्रोक्साइड, बाकी 3 भी सेम है, 4 भी सेम है, मतलब 3 4 5 6 सब सेम है। तो दो ऐसे स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से हाइड्रोक्साइल के पोजीशन को लेके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस करते हैं। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप अदर देन C1 के अलावा, तो उसे क्या कहेंगे बेटा? एपिमर कहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई ये पूछे कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या है, तो एनोमर है, कहेगा ग्लूकोज और आपका मैनोज क्या है एक दूसरे के, तो एपिमर है। तो इसी प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर था, ये फिशर प्रोजेक्शन था। अब मैं थोड़ा सा हावर्थ प्रोजेक्शन की बात करता हूं। एक और रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, एक कंपाउंड होता है बेटा पाइरान, ये है पाइरान। हावर्थ प्रोजेक्शन में क्या कहा गया पाइरान को लेके? उसने क्या कहा कि इसका जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर वैसे ना होके ऐसे होता है, एक ऐसा, दो, देखिए 1 2 3 4 5, और ये थोड़ा सा ऊपर कीजिए, बड़ा सा, ये आपका 6, ये आपका CH2OH, ये HOH,